वेलकम बैक गाइस। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर 3 टैक्सेशन। टैक्सेशन में दो पार्ट रहेगा अपना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स। अब टैक्सेशन में जो डायरेक्ट टैक्स रहता है, ये स्टार्ट कब होता है टैक्सेशन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो ये हम स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जो क्या करता है, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, जिसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी नए लॉज बना सकती है, जिसमें एक एक्सेप्शंस रहेगा। तो सिर्फ इनकम टैक्स के रिगार्डिंग ही लॉ बनाएंगे, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम जो रहता है वो इंक्लूड होता नहीं है। मतलब क्या हो गया कि एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम्स, बाकी जितने भी इनकम्स रहते हैं इन सब के रिगार्डिंग सीजी हैज़ पावर टू मेक रूल्स, है ना। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एक लौती गवर्नमेंट है जिनके पास पावर है, जो एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, कोई भी रूल्स बना सकते हैं। तो मतलब सीजी क्या करेगा, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम बाकी सबके लिए रहेगा, और एसजी जो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, इनके पास पावर है, ये क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग क्या करेंगे, बना सकते हैं। अब कुछ टर्म्स अपने को पता रहना चाहिए। टर्म्स में जैसे आता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। क्या क्या आता है, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर क्या हो गया। असेसमेंट ईयर अब स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सिंपल होता है, असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का होता है। ये हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। हर साल कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, ठीक है। और जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी हमारा कौन सा चल रहा है, 2025 26, तो ये स्टार्ट कब से हुआ होगा, 1 अप्रैल 25 से, ठीक है। और ये ख़त्म कब तक होगा, 31 मार्च 26 तक। तो ये हो गया अपना एक असेसमेंट ईयर। ये क्या हो गया अपना एक असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट जो भी हमने इनकम जनरेट किया था प्रीवियस ईयर में, ये क्या हो गया असेसमेंट ईयर। एक आता है प्रीवियस ईयर। अगर 25-26 असेसमेंट है तो 24-25 क्या रहेगा मेरा प्रीवियस ईयर। 24-25 क्या रहेगा, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रीवियस ईयर में जितना भी मैंने टैक्स इनकम क्या क्या जनरेट किया, इनकम क्या क्या मैंने प्रीवियस ईयर में जनरेट किया, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस इनकम पे वो टैक्स कलेक्ट करेगी इन असेसमेंट ईयर। इस इनकम पे क्या करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी इन असेसमेंट ईयर। तो सिंपल हो गया ना, तुमने पिछले साल जितना कमाया इस साल टैक्स भरो, इस साल जितना कमाओगे अगले साल टैक्स भरो। तो इसके थ्रू क्या आता है, गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक। अब हम फिर डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ अ पर्सन। अब जो एज पर द सेक्शन 2 of 31 पर्सन क्या होता है, ये समझ में आया ना। असेसमेंट ईयर समझा, जो ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर जो बीत चुका है, चल क्या रहा है 25-26, बीत क्या गया 24-25, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्सन। बोला एज पर सेक्शन 2 of 31 व्हाट इज़ पर्सन। पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, ठीक है। पर्सन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकता है, बराबर। फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, BOI, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी हो सकता है, हुँ? या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये हो गया अपना एक पर्सन का डेफिनेशन। कौन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल, HUF, कोई कंपनी, कोई फर्म, बॉडी ऑफ
इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब देखो एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट टैक्स कब वसूल करती है, अभी कलेक्ट करेगी असेसमेंट ईयर में कलेक्ट करेगी। कौन सा? जो प्रीवियस ईयर में हमने जनरेट किया है। लेकिन हर केस में ऐसे रहेगा क्या? नहीं। देयर आर सम केसेस, कुछ ऐसे सर्टेन केसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर ईयर में ही उस ईयर का क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। उस पर्टिकुलर ईयर में क्या करेगी, उस ईयर का टैक्स कलेक्ट करेगी। तो कुछ ऐसे सर्टन केसेस की बात करते हैं। ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर ईयर में क्या करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी, बराबर। तो वो होता है, जैसे सपोज किसी कोई शिपिंग बिजनेस है किसी का, किसका बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस। अब शिपिंग बिजनेस में क्या रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है, घूमना रहता है, टूरिस्ट रहते हैं। तो सपोज कोई कैरियर है, पैसेंजर है या फिर लाइफ स्टॉक है, कोई भी चीज़ है, कोई एक शिपिंग बिजनेस है। अब हमें पता है कि अगर शिपिंग बिजनेस एक पोर्ट से निकला दूसरे पोर्ट पर जाएगा तो उसको पहुंचने में टाइम लगते है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शिपिंग कंपनी है, उसकी शिप आज इंडिया से निकलने से आती है, बराबर। तो अगर अभी पता ही है आपको कि भाई अगर वो आज निकलेगी, उसको अपने डेजिग्नेशन पे इसको पहुँचते तो 6 महीने लगेंगे, 1 साल लग सकते, वो डिपेंड करता है रूट कैसा है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, वो शिप कब निकलेगी, जब तक वो क्या करेगी, टैक्स पे ना कर चुके। हाँ, तो उस टाइम पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई उसका हम असेसमेंट ईयर में अभी जो रहेगा इस साल का इनकम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, ऐसा नहीं रहता है। उस टाइम पे उसका जो भी टैक्स रहता है उसी ईयर में कलेक्ट किया जाएगा। ये पहला हो गया। फिर दूसरा रहता है, सपोज कोई पर्सन है, ओके, वो ही इज़ लिविंग इंडिया, ही इज़ लिविंग इंडिया, लिविंग मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा है। अब देखो क्या होता है ना, असेसमेंट ऑफिसर होता है। कौन होता है? असेसमेंट ऑफिसर। उसका काम क्या है, ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग चेक करना। तो अगर असेसमेंट ऑफिसर के पास कोई केस आया जहाँ पे उसको लगा कि भाई अगर ये पर्सन अभी चला जाएगा फॉरेन में और फिर इसकी आने का इंटेंशन नहीं है वापस, मतलब हो सकता है ना आए, 10 साल 15 साल 20 साल कभी, या फिर आए ना, तो उस केस में उसका इंडिया लीव करने से पहले उस पर्सन से क्या किया जाएगा, टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट आता है थर्ड, हम इसमें कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बराबर, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब सपोज असेसमेंट ऑफिसर को ऐसा लगा कि भाई कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर कोई भी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जो ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने एक बनाया, लेकिन इसी साल वो क्या हो सकते, डिज़ोल्व हो सकते हैं। इसी साल क्या है, उनमें डिज़ोल्व होने का पॉसिबिलिटी लग रहा है। तो AO क्या करेगा, AO बोलेगा कि भाई तुम इसी साल इस पर्टिकुलर ईयर में ही इस पर्टिकुलर ईयर का टैक्स क्या करो, पे कर दो। समझ में? अब समझते फोर्थ में क्या आएगा, जैसे सपोज मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मान लो ना, रहनी ज़रूरी है कि भाई अमीर ही रहूँ, मान लो मेरे पास बहुत सारी क्या है, प्रॉपर्टी। अब मैं टैक्स अवॉइड करना चाहता हूँ, तो टैक्स अवॉइड करने के लिए क्या करूँगा मैं, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं सेल कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, डिस्पोज कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों? टू अवॉइड टैक्स। तो उस केस में असेसमेंट ऑफिसर है राइट। तो अगर उसको ऐसा लगेगा कि कोई पर्सन या फिर मैं टैक्स अवॉइड करने के लिए अपने एसेट को बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर, तो उस केस में वो मुझसे क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर ईयर में टैक्स कलेक्ट कर सकता है। देन फिफ्थ, मान लो फिफ्थ में मैं और मेरे फ्रेंड ने मिलकर ट्रस्ट खोला। ट्रस्ट में बहुत बड़े पानी की तरह पैसा आना चालू हो गया। समझ में आया? मैं और मेरे फ्रेंड ने मिलकर ट्रस्ट खोला। मान लो हम 2 फ्रेंड थे, तो A&A ट्रस्ट हमने ओपन किया। अब कुछ भी नाम नहीं मिला ना, A&A ट्रस्ट। बहुत सारे पैसे आने लगे इसके अंदर। 3 महीने के अंदर तो भाई पैसों की बारिश होगी, पैसे रखने का जगह तक नहीं बचा, इतने पैसे आ गए मान लो। अब हमारा मन किया ट्रस्ट बंद कर देते, बहुत पैसा आ गया, ठीक है। तो अब इस केस में अगर असेसमेंट ऑफिसर को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ झोल हो रहा है,
कि इनका ये बंद करने का तरीके में प्लान चल रहा है, तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इसी पर्टिकुलर ईयर में हमसे क्या करेगा, वो टैक्स कलेक्ट कर लेगा। तो समझ में आया। नॉर्मली कोई भी पर्सन टैक्स कब पे करेगा, असेसमेंट ईयर में। कौन सा टैक्स पे करता है, प्रीवियस ईयर का। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में असेसमेंट ऑफिसर हैज़ पावर टू कलेक्ट द टैक्स इन द सेम पर्टिकुलर ईयर, टू कलेक्ट द टैक्स इन सेम पर्टिकुलर ईयर। समझ में आ? चलो बहुत अच्छी बात है, समझा होगा सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं, टैक्स रेट की रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या टैक्स रेट क्या है। अब देखो, जब भी हम टैक्स के रिगार्डिंग पढ़ते हैं तो दो टाइप का रेट रहता है, एक जो ओल्ड हो जाता है, एक और जो न्यू। अब देखो होता क्या है ना कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, उसने हमें ऑप्शन दे के रखा है कि वेदर इट इज़ अप टू यू कि कौन सा तुम टैक्स स्कीम फॉलो करना चाहते हो, न्यू वाला या ओल्ड वाला। और उसके हिसाब से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन सा यूज़ करोगे। गवर्नमेंट को उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम जो चाहे वो पे करो। गवर्नमेंट क्या है, खुश है भाई, उसको पैसे मिल रहे, उसको पैसे से लेना देना है ना। अब तुम चाहे आज पे करो, कल पे करो, गवर्नमेंट को कुछ उससे लेना देना नहीं। समझ में। तो स्टार्ट करें, टैक्स स्लैब की बात करें। चलो टैक्स स्लैब की बात करते हैं। अब देखो, मैं अगर बात करूँ तो दो मेरे पास रहेगा। पहला जो टैक्स स्लैब रहेगा वो प्रीवियस ईयर का रहेगा, बराबर, जो रहेगा 24-25 का। अब 24-25 में क्या कहता है कि भाई अप टू, अगर 3 लाख इनकम है तो यहाँ पे नील हो जाएगा टैक्स, ठीक है। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा है, लेकिन 6 तक है, 3 to 6, तो भाई 5% लगेगा। फिर 6 to 9 है, 6 to 9 है, यहाँ पे लगेगा 10%। फिर अगर 9 to 12 है लैख, तो यहाँ पे हो जाएगा 15%। फिर अगर 12 लाख टू 15 लाख है तो ये हो जाएगा 20%। हाँ, अगर मोर देन 15 लाख हुआ सो ये हो जाएगा 30%। ये था प्रीवियस ईयर का, बराबर। 3 लाख तक क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन है। तुम भाई 3 लाख कमा रहे हो तो हमें कुछ भी नहीं करना। 3 से ज़्यादा गए 5%। 6 लाख तक 6 से 9 के बीच में हो 10%। 9 से 12 के बीच में हो 15%। 12 से 15 के बीच में हो 20, और ऐसे 15 के ऊपर हो तो 30। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर का। अब नए साल का क्या है, नया लेटेस्ट क्या है, तो लेटेस्ट जो आता है वो है अपना असेसमेंट ईयर जो अभी चल रहा है। इस ईयर का है 2025-26 का। तो ये भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, सेम है कि अप टू 3 लाख टैक्स विल बी नील। हाँ, 3 से ज़्यादा, लेकिन ये हो गया 4 लाख तक, सॉरी 7 लाख। 3 to 7 कितना पे करोगे, 5%, है ये चेंज हो गया। फिर अगर 7 से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख तक की है, 7 to 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10%। फिर 10 से 12, 10 to 12 सेम 15%। 12 to 15, 12 to 15 कितना हो जाएगा, 20%। और मोर देन अगर 15 रहा तो सेम 30%। मोर देन 15 रहा तो सेम 30%। तो ये हो गया हमारे टैक्स रेट, ये हो गया प्रीवियस ईयर, और ये हो गया न्यू ईयर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये ओल्ड हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, न्यू। ये कौन सा है, ये ओल्ड है स्कीम, और ये कौन सा स्कीम है, ये न्यू स्कीम है। अब यहाँ पे चॉइस है, तुम चाहे ओल्ड सिलेक्ट करो चाहे न्यू सिलेक्ट करो, मर्ज़ी तुम्हारी है। तुम्हें दोनों ही केस में क्या करना है, टैक्स पे करना है। दोनों ही केस में क्या करना है, टैक्स पे करना है, समझा, है ना। चलो कुछ टैक्स
कैलकुलेट करना सीखते हैं 2 मिनट है। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ टैक्स कैलकुलेट करते हैं ताकि अपने को समझ में आए कि भाई कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ना। अगर वही नहीं पता रहेगा तो फिर मज़ा क्या आएगा पढ़ के। स्टार्ट करें कुछ क्वेश्चंस। चलो मान लो देयर इज़ वन पर्सन, क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक पर्सन है ए, उसका टोटल इनकम कितना है? टोटल इनकम है 10 लाख। तो बोला है कि इसका टैक्स कैलकुलेट करो एज पर ओल्ड एंड न्यू स्कीम। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई ओल्ड का। तो ओल्ड क्या कहता है कि अप टू 3 लाख क्या हो जाएगा नील, तो भाई 3 लाख तक नहीं, फिर 3 से ज़्यादा लेकिन 6 तक है तो कितना लगेगा 5%। 5% किसका, कितना डिफरेंस आ रहा है 3 लाख का, तो 3 लाख का 5% बताओ मुझे। 15,000। 3 लाख का 5% कितना हो गया 15। फिर 6 लैक्स टू 9 लाख, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10%। 10% कितने का डिफरेंस है 3 लाख का, तो कितना हो जाएगा 30,000। देन 9 to 10 क्योंकि अब एक ही बचा ना, तो 15% ऑफ कि हाउ मच 1 लाख। अब 1 लाख का 15% 15,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 15 15 15 30 30 और 30 30 और 30 30 और 30 60, ये हो गया 60,000। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर एक और लगता है जो ज़रूरी है, हमें हमेशा ऐड करना पड़ेगा क्या, HEC @44%। जितना भी तुम कमा रहे हो उस पर 4% क्या लगेगा HEC। अब 4% कितना हो जाएगा बताओ चलो, 4% कितना होगा, 4% होगा इसका 60,000 का 2,400 मीन्स टोटल टैक्स विल बी 62,400। कितना होगा 62,400। अब अगर यही मैं न्यू के हिसाब से कैलकुलेट करता, किसके हिसाब से, न्यू के हिसाब से, तो क्या हो जाता कि भाई सेम अप टू 3 लाख टैक्स हो जाता नील। फिर 3 to 7 5%। 5% कितना 4 लाख का, तो 4 लाख का 5% होगा 20,000। फिर 7 to 10 कितना 10%, तो कितना हो जाता है 30,000। आगे जाएगा क्योंकि 10 ही है ना, 10 से आगे तो जाएगा ही नहीं। अब बताओ यहाँ पे टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया 50,000। इसमें हम ऐड करेंगे क्या HEC कितना 4%, तो 50,000 का 4%